नमस्ते दोस्तों, मैं अजय डोले फिर से आप सभी 10वीं के छात्रों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम दूसरी इकाई का पाठ 7वां महिला आश्रम इसका ज्ञापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, पाठ 7वां महिला आश्रम यह एक पत्र पाठ है और इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर, हमारे महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध जाने माने लेखक। तो दोस्तों, हमने पिछली तासिका में देखा काका कालेलकर जी अपनी बहन प्रिय सरज को महिला आश्रम के नियमावली के बारे में और उसे किस प्रकार चलाना चाहिए, उसकी व्यवस्था, उसके नियम तथा अनुशासन आदि के बारे में इन्होंने इस पत्र में विस्तार से लिखा है। हमने पहली तासिका में देखा कि किस प्रकार काका कालेलकर जी सरोज जी को आश्रम के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा अगली तासिका उर्वरित पाठ का भाग। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। देखिए दोस्तों, लेखक कहते हैं कि बहन सरोज, तुम निमित्त मात्र हो। तुम आश्रम की शुरुआत करने जा रही हो। प्रारंभ में आश्रम की व्यवस्था लगाना, उसकी व्यवस्था करना, उसके नियम बनाना तथा अनुशासन से आश्रम चलाना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और तुम्हें मेरी सलाह और मेरा सहारा तुम्हें मिलेगा ही। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। लेखक कहते हैं आगे आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। दोस्तों, संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। देखिए दोस्तों, समाज में कौन सी भी व्यवस्था हो, संस्था हो, संस्था का जन्म किसी न किसी जरूरत को माध्यम में रखकर ही होता है। जिस प्रकार समाज के लोगों को आवश्यकता होती है, वह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थाएं निर्माण की जाती है। आदर्श शिक्षा प्रणाली हो, भारतीय शिक्षा प्रणाली हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में पीढ़ी को नवजात संस्कार देने हो, ऐसी कई प्रकार की संस्थाएं हमारे समाज में कार्य करती रहती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि लेखक कहते हैं कि तुम्हें प्रारंभ में बहुत जिम्मेदारी से काम करना होगा। वे कहते हैं मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तब न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यह सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथियम फूल बहार में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं। मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तो तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। लेखक फूलों के पौधे की विशेषताएं बताते हैं। फूलों का खिलना किस प्रकार होता है, कई प्रकार के। वे कहते हैं आगे, जब खिलती है तो तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। देखिए दोस्तों, लेखक क्रिजेंथियम फूल के बारे में अपनी बहन सरोज को बताते हैं कि जिस प्रकार क्रिजेंथियम फूल की जो कलियां होती हैं महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रस्से की बात पेट में भर दी हो और होठों पर सीकर बैठ गई हो, वैसी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी महिला आश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। यानी महिलाओं के कई प्रकार की महिला होता है समाज में। अबला महिला, विधवा, परित्यक्ता, बालिका,
तो इन कई प्रकार की महिलाओं के लिए तुम्हें क्या करना है, कार्य प्रारंभ करना है, उनके हित के लिए तुम्हें कार्य करना है। लेखक कहते हैं, कॉस्मोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस पौधे को यहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया था। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो। लेखक कहते हैं, ऐसी लगती है 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। इस प्रकार पत्र समाप्त होता है पहला। दूसरा पत्र है, लेखक कहते हैं, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1/9/15 और चौथा आज लिख रहा हूं। अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। तो दोस्तों हम देखते हैं, लेखक काका कालेलकर जी ने अपनी बहन सरोज, जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि सरोज जी महिलाओं के लिए कार्य करने प्रारंभ करने जा रही है और इसके माध्यम से वह महिला आश्रम की शुरुआत करने जा रही है, तो काका कालेलकर जी जो गांधीवादी प्रसिद्ध नेता हैं, प्रस्तुत रचना पत्र के माध्यम से लेखक ने सरोज जी को आदर्श महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, उसके नियम तथा अनुशासन आदि के बारे में विस्तार से बताया है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में आश्रमों की कल्पना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजा बूढ़े हो जाने पर राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम अपना लेते थे और अपना शेष जीवन जंगलों में कुटी बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह बिताया करते थे। पर आज वैसा समय नहीं रहा और राजा महाराजा भी नहीं रहे। अब समाज में नई तरह की समस्याएं खड़ी हुई है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं। इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। ऐसे में बच्चे घर से भागते हैं। वृद्ध माता पिता बेटे बहू के लिए भार लगने लगते हैं। इन सब समस्याओं ने आधुनिक ढंग के आश्रमों को जन्म दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश में वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बाल आश्रम यानी बाल सुधार गृह जैसे आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है या हो रहा है। इन आश्रमों में तिरस्कृत, उपेक्षित और परित्यक्त बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सहारा मिलता है। इन आश्रमों में इन्हें इतना अपना सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलता है। आश्रम आज के समय की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला शब्दार्थ है इस भाग में, देख, भार। यहाँ पर अर्थ होता है जिम्मेवारी, अधीन यानी अंतर्गत, मर्यादा यानी सीमा क्षमता, ख्याल यानी अंदाज, प्रत्यक्ष यानी सामने सामने कार्य के रूप में, निमित्त यानी साधनभूत कारण, बहार यानी यहाँ पर अर्थ है फूलों का खिलना। दोस्तों
हमारे देश में तरह तरह के अनेक आश्रम हैं। इन आश्रमों का संचालन कुछ धर्मदाय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इन आश्रमों की व्यवस्था संस्थानों अथवा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। कभी कभी इन संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा अनुशासन अथवा अन्य किसी बात को लेकर आश्रम वासियों पर ज्यादती अथवा अत्याचार करने की खबरें भी आती रहती है। लेखक को ये बात मालूम है, इसलिए वे कहते हैं कि आश्रम में रहने वाली महिला ही वह आश्रम को संचालित करे, इस पर तुम्हें ध्यान देना है। अच्छा यह हो कि आश्रमों की व्यवस्था का काम आश्रमों में अपना जीवन बिताने वाले कुशल व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को सौंपा जाए अथवा बारी बारी से निश्चित समय के लिए आश्रम वासियों में से कुशल व्यक्तियों को यह काम दिया जाए। इससे आश्रम में रहने वाले लोगों को व्यवस्था का कार्य सीखने का मौका मिलेगा और आश्रम में अत्याचार अथवा भ्रष्टाचार की समस्या पर भी अंकुश लगेगा। आश्रमों की समस्याओं से आश्रम वासियों से अधिक कौन परिचित हो सकता है। आश्रम वासियों के हाथ में आश्रम की व्यवस्था का काम देने से आश्रम की समस्याएं आसानी से सुलझ सकती है, ऐसा लेखक बताते हैं यह पत्र पाठ के माध्यम से। दोस्तों, यह जो पत्र पाठ है हमें बताता है कि हर युग में पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता है। पिछले जमाने में पत्र का बहुत महत्व हुआ करता था। प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के यहाँ विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र वहन की व्यवस्था थी। कबूतर जैसे पक्षी के माध्यम से भी पत्र भेजने को हमें इतिहास में उल्लेख मिलता है पुस्तकों में। आम जनता के पत्र भेजने की सरकारी व्यवस्था भी थी। सरकारी हरकारे दूर दराज के क्षेत्रों में पत्र पहुंचाने के लिए घोड़े और ऊंट आदि जानवरों का प्रयोग करते थे। हम देखते हैं आधुनिक काल में डाकघर खोले गए और इन डाकघरों के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं। पर आजकल संचार माध्यम का बहुत तेजी से विकास होने के कारण, मोबाइल का युग आने के कारण संदेश भेजने के माध्यम में बहुत प्रगति हो गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, शेयर चैट्स, स्नैपचैट्स ऐसे कई माध्यम आ चुके हैं। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजने की प्रक्रिया खूब लोकप्रिय हुई। आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मोबाइल फोन अच्छा काम कर रहा है। पत्र संदेश भेजने के माध्यमों में समय के अनुसार बदलाव भले आता गया हो, पर पत्र यानी संदेश का महत्व हमेशा बना रहेगा। लेखक के दो पत्र इसी के लिए हमारे सामने अध्ययन के लिए दिए गए हैं। सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले फोन अथवा मोबाइल फोन पर हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप में कुछ नहीं होता तब तक बात आगे नहीं बढ़ती है। इस तरह पत्र लिखने का सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का महिला आश्रम यह पत्र पाठ काका कालेजीर का लिखित यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, इस पाठ के अंतिम भाग में जो स्वाध्याय दिया गया है वह आपको अपनी नोटबुक कॉपी में लिखना है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।